बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लर्निंग विद आसिफ बुखारी लेक्चर की सीरीज़ में मैं आपको वेलकम कह रही हूँ फ़िज़िक्स के फर्स्ट लेक्चर में, जिसको मैंने बेस किया है यूनिट नंबर 2 पर। और आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स को। तो फर्स्ट चैप्टर की भी जो है वीडियो वो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल था कि हम सेकेंड चैप्टर से इसको शुरू करते हैं ताकि हम जो है वो इसको स्टडी कर सकें। तो काइनेमेटिक्स एक्चुअली जो है वो हम इस यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं मोशन एंड फोर्स को। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं मोशन एंड फोर्स को। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो हम गो थ्रू कर लेंगे। हम देखेंगे कि काइनेमेटिक्स है क्या। देखिए, असल में जो है ना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आप जो है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी आपको इन्फॉर्मेशन हो। तो कभी भी जो है ना सब्जेक्ट को आप समझ के ना किया करें कि ये कोई बोरिंग चीज़ है, बल्कि हमेशा उसको इंटरेस्ट से पढ़ा करें। ठीक है ना, तभी आपको जो है वो उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप अच्छे से सीखेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स जो है ये है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेस ऑफ मोशन। अब इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, और उस मूवमेंट के क्या फीचर्स हैं। हम यहाँ पे उस कॉज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है इसमें इस यूनिट में हम दो नए कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, जो कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स हैं। इनको भी हम इसमें सीखेंगे। इसके अंदर हम ये भी सीखेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम ये भी सीखेंगे कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आ जाएगा, लीनियर मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो भी आ जाएगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस चैप्टर की वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि हम इसमें सीखने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने पूरे चैप्टर की समरी आ गई है कि इस चैप्टर में आपने जो है वो इन तमाम चीज़ों की स्टडी करनी है, जो कि आपके सामने आ गई हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और इसको हम समझते हैं कि ये है क्या। यानी कि हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस एंड हाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ देम। तो सबसे पहले जो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे ना, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। हम तो ये कहते हैं ना कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है, जबकि वो हमें स्टेशनरी नज़र आ रही है, हमें रुकी हुई नज़र आ रही है। तो अब हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बॉडी जो है इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी को हम कहेंगे रेस्ट पर अगर वो अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग के लिहाज से तब्दील नहीं कर रही है। यानी यहाँ पे एक सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर आप एक चेयर को देखते हैं और वो वहीं पर पड़ी हुई है और अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जिस सराउंडिंग वो पड़ी हुई है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो वो क्या चीज़ है कि वो उसकी रेस्ट कंडीशन है। अब सराउंडिंग क्या है? यहाँ से सराउंडिंग की डेफिनेशन भी आ जाती है कि सराउंडिंग जो है वो प्लेसेस हैं, वो जगहें हैं उसके बराबर में। नेबरहुड का मतलब हो गया उसके बराबर में, जहाँ पर और दूसरे बहुत सारी जो है वो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो सराउंडिंग को भी हमने समझ लिया कि सराउंडिंग है क्या। इसको भी आप जो है डेफिनेशन को, अब आपके सामने एक डेफिनेशन आ गई रेस्ट की, आपके सामने एक डेफिनेशन आ गई सराउंडिंग की। अब ऑन द अदर हैंड इसी से रिलेट करके हम दूसरी जो डेफिनेशन सीखेंगे वो ये है कि भाई एक बॉडी जो है वो मोशन में कहलाएगी अगर वो उन सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अब एक एग्जांपल देखेंगे, हम इसको डिटेल में हम इसको समझेंगे कि ये बस जो है, आप सपोज के आप खड़े हुए हैं रोड पर और आप इस बस को चलता हुआ देख रहे हैं। तो आप के लिहाज से जो है ये बस चल रही है, क्योंकि ये सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करती है। आपको आती हुई नज़र आती है और फिर आपके पास से गुजर के चली जाती है। तो इसकी जो सराउंडिंग है जिसको आप देख रहे हैं उसके लिहाज से ये बस रुकी हुई है। अब समझिए कि एक ऐसा पैसेंजर जो कि इस बस के अंदर बैठा हुआ है, तो उस बस के अंदर वाली सराउंडिंग के लिहाज से वो जो पैसेंजर है वो रेस्ट पर है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्सेप्ट है रेस्ट का और मोशन का
वो कॉन्सेप्ट जो है वो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिलेटिव का मतलब ये है कि ये डिपेंड कर रहा है आपकी सराउंडिंग के ऊपर, कि आपकी सराउंडिंग क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो है किसी भी बॉडी की वो रिलेटिव होती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो है आपके सामने आ गई है कि ये आपकी एक रीज़न है। आई एम श्योर कि आपने अपनी बुक खोली हुई है और आप बुक में जो है इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रीज़न है, इसको मार्क कर लें रीज़न को। और रीज़न यहाँ पे क्या कह रही है कि रीज़न हमें ये बता रही है कि भाई कैसे जो है वो जो कॉन्सेप्ट है रेस्ट या मोशन का वो रिलेटिव है। तो अब किस तरह से ये रिलेटिव है इसको हम देखते हैं कि एक पैसेंजर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कि एक चलती हुई बस में है, वो तो रेस्ट में है क्योंकि अंदर वाले लोगों के लिहाज से तो वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर्स, with respect to the other passengers or objects in the बस के अंदर वाले लिहाज से तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट पर है। लेकिन एक ऐसा ऑब्जर्वर जो कि बस के बाहर खड़ा हुआ है, उसके लिहाज से ये पैसेंजर जो है वो मूवमेंट में है, वो मोशन में है। तो आपने देखा कि एक ही पैसेंजर अंदर वाली सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट पोजीशन में है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन यही पैसेंजर जो है वो एक ऑब्जर्वर के लिहाज से जो कि बाहर से उसको देख रहा है वो मोशन की कंडीशन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न आपके सामने आ गई है कि ये किस तरीके से एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो इसको प्लीज़ मार्क कर लें आप। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। ठीक है, हमारे सामने ये भी एग्जाम्पल, ये बात भी हमारे सामने आ गई है कि ये जो कॉन्सेप्ट है रेस्ट का और मोशन का, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन जो है ये एक्चुअली एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको अभी इसी वक्त अपने जहन में दोहरा लें कि ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ताकि आपके जहन में यहीं पर जो है ये चीज़, अगर आप उसी वक्त चीज़ों को अपने जहन में दोहरा लेते हैं तो आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती है। मोशन की तो हमारी बात समझ में आ गई है। अब अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मोशन होती है यूनिवर्स के अंदर, एवरीथिंग जो है वो यूनिवर्स के अंदर, वो हर चीज़ यूनिवर्स के अंदर वो हरकत में है। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंटली मूव करते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको भी ये मिसालें आपके इर्द गिर्द नज़र आएंगी कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तो बिल्कुल एक सीधी लाइन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जब चलते हैं तो वो किसी कर्व्ड पाथ पे चल रहे होते हैं। कर्व्ड का मतलब होता है कि उनका जो रास्ता होता है वो सीधा नहीं होता, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। और कुछ जो है वो किसी और तरीके से चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि मोशन जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो टाइप्स क्या है, वो टाइप्स आपके सामने हैं। वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की आगे से 3 टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। और फिर आपके पास है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन नाम से पता चल रहा है कि रोटेशन हो रही होगी। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन यानी कि एक ऐसी मूवमेंट जो किसी पॉइंट के आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब है कि एक ही पॉइंट के आगे पीछे जो मूवमेंट होती है वो रोटेटरी, वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो सबसे पहले याद रख लें कि टाइप्स ऑफ मोशन में जो पहली टाइप ऑफ मोशन है वो है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटेटरी मोशन और उसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। ठीक है, अब ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर टाइप्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आपकी बुक में ना जो ये जो आप एक कलर्ड बॉक्स में देख रहे हैं, ये एक्चुअली वो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है कि जो कि हमने लिखनी होती है। अब हमारे यहाँ ना स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि शॉर्टकट से काम करते हैं। शॉर्टकट से काम करने का मतलब ये है कि वो सीधे जो है ना, इन्हीं जो डेफिनेशंस है ना, ये जो डेफिनेशन वाली ये जो बॉक्सेस हैं, इनको बस लर्न कर लेते हैं और बाकी पार्ट को जो है वो छोड़ देते हैं। यानी कि सिंपली उन्होंने पेज खोलना है, उन्होंने जो ये हाईलाइटेड पार्ट है इसको उन्होंने याद कर लेना सीधा सीधा। ठीक है। अच्छा, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं जो कि ज़रा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी कोशिश क्या होती है कि उनकी कोशिश ये होती है कि वो एक अच्छा आंसर बनाए। इनफैक्ट आपका आंसर होना भी अच्छा चाहिए। वो क्या करेंगे कि वो पहले जो है ना ये वाला पार्ट भी पढ़ेंगे और इस वाले पार्ट को पढ़कर वो इसमें से कुछ समझे के इंट्रोडक्शन सॉर्ट बना लेंगे
और उसके बाद फिर वो इस डेफिनेशन को अच्छे से सेंटर में करके और एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ वो प्लेस करेंगे। तो अब आप माशाल्लाह काफ़ी सेंसिबल हैं, आप आपको खुद ही जो दोनों मैंने एग्जांपल्स दी हैं, इन दोनों में से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्कोर करेगा। डेफिनेटली एक अच्छा ऐसा स्टूडेंट जिसने एक अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है, ठीक है, और एग्जाम्पल भी उसने दी हैं, डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट को अच्छे नंबर मिलेंगे मुकाबला ऐसे स्टूडेंट के जिसने सिर्फ खुद ही पॉइंट बात करने की कोशिश की है और उसने जो है अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया या उसने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। तो जब आप स्टडी कर ही रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हैं इन चीज़ों को, तो प्लीज़ ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है इसको भी स्टडी करें ताकि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आपके जो है वो जहन आपका जो है क्लियर हो जाए और आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि इसका क्या मकसद है। तो ट्रांसलेटरी मोशन हम देख रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसमें हम देख लेते हैं कि आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव करते हैं। क्या आपने देखा कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं या एक सर्कल में मूव करते हैं? एक कार जो है जो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन है। इसी तरीके से एक एरोप्लेन जो मूव कर रहा है स्ट्रेट, वो उसमें भी ट्रांसलेशनल मूवमेंट है। तो अगर अपना आंसर बना रहे हैं और आप क्यूरियस हैं, तो अगर आप इतना जो पार्ट है, ये इसको मैं इस तरीके से हाईलाइट कर देती हूँ, अगर आप इतना पार्ट जो है इंट्रोडक्शन के तौर पर लिख देते हैं बिफोर गिविंग द एक्चुअल डेफिनेशन, तो आप और इसी तरीके से फिर बाद में आप अपनी डेफिनेशन को एक ब्लू मार्कर से अच्छे से हाईलाइट करके दें तो एक अच्छा इम्पैक्ट बन सकता है। तो दिस विल बी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट और उसके बाद फिर आप आ जाएंगे डेफिनेशन पर। तो ट्रांसलेशनल मोशन है क्या? इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, यानी कि एक लाइन पर बॉडी चल रही है और वो रोटेशनल नहीं है, वो खुद रोटेट नहीं हो रही है। अच्छा, अब ये जो लाइन है जिस पर वो बॉडी चल रही है ना, वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। स्ट्रेट का मतलब है कि वो सीधी भी हो सकती है और कर्व का मतलब है गोल भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मतलब कि ट्रिक की बात आ गई जिसको हमने समझना है कि ट्रांसलेशनल मोशन जो है, अभी हमने कहा कि रोटेटरी मोशन अलहदा है, सर्कुलर मोशन अलहदा है। तो प्लीज़ डोंट पैनिक या डोंट बी वरीड अबाउट दिस। अभी जब हम बाकी टाइप्स मोशन की पढ़ेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप ये चीज़ देखें कि वो बॉडी जो है जिस रास्ते पे चल रही है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और वो कर्व भी हो सकता है। अब एग्जांपल देखें ट्रांसलेटरी मोशन की, ये जो फेरिस व्हील है ये एक एग्जांपल है। और अगर अब यहाँ पर आप देखें तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है, लेकिन इसमें ये जो बॉडी है वो एक कर्व पाथ पर चल रही है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी कर्व पाथ पे चल रही है तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है। तो अब आपने डेफिनेशन, आपके पास इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया, आपने डेफिनेशन कर ली। ये दीज टू एग्जांपल्स कैन बी गिवन एज अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। आप याद रखें कि हमेशा जो है वो कोई भी आपकी जो है आपका कोई भी जो है आपकी कोई भी डेफिनेशन एग्जाम्पल के बगैर जो है वो नहीं चल सकती। तो आपने हमेशा अपने एग्जाम्पल ज़रूर देनी है इसके अंदर। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट जो कि इस फिगर में नज़र आ रहा है 2.3 में जो अभी हमने देखा था पीछे, ये भी एक कर्व पाथ पे चल रहा है रोटेशन के बगैर। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है ऑब्जेक्ट की। ऐसे राइडर्स जो कि फेरिस व्हील में चल रहे हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है। तो इनकी जो मोशन है वो एक सर्कल में है विदाउट रोटेशन के। ये बात हमारी समझ में आ गई कि वो सर्कल में तो चल रहे हैं लेकिन वो खुद रोटेट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी मोशन को हम कह देते हैं कि ये एक ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन हमने पढ़ ली। अब हम इसकी फर्दर टाइप्स देखेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं लीनियर मोशन में, वन थिंग, सर्कुलर मोशन में और रैंडम में। अब हमें नाम ही बता रहे हैं
कि अगर लीनियर मोशन की बात हो रही है तो लीनियर मोशन में क्या है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, जैसे कि एक कार जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है एक लेवल रोड के ऊपर, तो दैट कार इज इन लीनियर मोशन। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो है बॉडी की, उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। अब एग्जांपल देखिए कि एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन, यानी कि किसी चीज़ को आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो ये भी एग्जाम्पल है लीनियर मोशन की। ठीक है, ये बात हमारी समझ में आ गई। लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। अब आपने एक स्टोन जो है, पत्थर को आपने एक डोरी से बांधा और आप उसको घुमा रहे हैं गोल। लुक एट दिस पिक्चर, ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, तो अब ये जो पत्थर है डोरी से जो बंधा हुआ है, ये एक गोल रास्ते में मूव कर रहा है। ये आपको नजर आ रहा है गोल रास्ता इसमें मूव कर रहा है। तो अब एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट जो है, उसका वो जो रास्ता है जिसमें वो मूव कर रहा है वो गोल है। ठीक है, अब ये देखेंगे ये जो कार है, टॉय ट्रेन है, ये भी एक गोल रास्ते पे चल रही है। अब यहाँ पर एक्चुअली जो रास्ता है वो गोल है, तो अगर कोई चीज़ गोल रास्ते पे चल रही है तो वो सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, यानी कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है उस वो एक गोल रास्ते पे चल रहा है। तो ऐसी मोशन ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ में, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। आई होप कि ये भी पॉइंट आपके जहन में क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। टॉय ट्रेन एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, एक बाइसिकल और या कार जो है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, इसके अंदर भी सर्कुलर मोशन है। और मोशन ऑफ अर्थ जो है अराउंड द सन, और मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, गोल रास्ते में घूम रहा है, ये सब भी सर्कुलर पाथ की एग्जाम्पल है। तो स्ट्रेट लाइन में जो रास्ता जिस पर एक गाड़ी चल रही है वो स्ट्रेट है, तो ये एक लीनियर मोशन है। लेकिन अगर वो रास्ता गोलाई में है तो वो सर्कुलर मोशन है। आई एम श्योर कि अगर आपसे कहा जाए कि इनका डिफरेंस लिखें, लीनियर मोशन का डिफरेंस और सर्कुलर मोशन का डिफरेंस, तो आप इसका डिफरेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप की जो मोशन है उसमें हम डिस्कस करते हैं। इट्स कॉल्ड रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब होता है कि विदाउट एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जैसे कि रैंडम मोशन होती है, कोई इंसेक्ट होता है वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। ठीक है, जैसे कि रैंडम मोशन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, जिसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। लीनियर मोशन में तो आपने देखा कि एक स्ट्रेट रास्ते पे चल रही है। सर्कुलर में आपने देखा कि गोल दायरा है जिसके ऊपर वो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। बट रैंडम में यहाँ पे कोई भी इंटीमेशन नहीं है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। दिस द आपने देखा है कि मोशन जो है इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, ये मूवमेंट जो है ये इरेगुलर है। तो डिसऑर्डर्ड, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, या इरेगुलर मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिसऑर्डर इरेगुलर मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो रैंडम मोशन है। तो एग्जाम्पल्स में आप देख लें कि मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन। The motion of dust or smoke particle is also random. ब्राउनियन मोशन अभी हमने जिक्र किया, गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो कि जिगजैग होती है और बगैर किसी फिक्स पैटर्न की होती है, ये भी एक रैंडम मोशन है। तो आई एम श्योर कि ये आपको जो तीनों टाइप्स हैं जो कि अभी हमने पढ़ी हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, ये तीनों टाइप्स आपको क्लियर हो गई हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की तीनों टाइप्स लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर, ये आपको क्लियर हो गई हैं। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक बॉडी जो है वो एक डिफरेंट शेप के पाथ पर चल रही है। अगर हम लीनियर की बात करेंगे तो वो पाथ जो है वो स्ट्रेट है जिस पर वो बॉडी मूव कर रही है। अगर हम ये बात करेंगे कि वो बॉडी एक गोल रास्ते पे चल रही है तो वो मोशन सर्कुलर होगी। और अगर हम बात करेंगे कि उस बॉडी की मूवमेंट का कोई भी पैटर्न नहीं है,
ठीक है, जैसे कि बर्ड्स या इंसेक्ट्स मूव करते हैं या जैसे कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो वो एक रैंडम मोशन होगी। तो ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो हमें क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे रोटेटरी मोशन की। इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और आपका जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर का उससे भी इसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये सेकेंड टाइप की मोशन है जो कि ब्लू हेडिंग में दी हुई है, ये सेकेंड टाइप की मोशन है। अच्छा, अब रोटेटरी मोशन जो है, अब आपने एक टॉप है, ये जो लट्टू जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, इसको आपने घूमते हुए देखा होगा। ये बॉल जो हम एक उंगली पे ये घुमाते हैं, ये भी आपने देखा होगा। इस व्हील को आपने देखा होगा घूमते हुए। अब ये क्या है, इट इज अ स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस। अब एक्सिस वाली बात जो है वो हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि एक्सिस वाली बात क्या होती है। ठीक है, अब एक्सिस क्या होती है एक्चुअली, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो आप मानेंगे इस बात को कि इसी एक लाइन के गिर्द जो है इसकी पूरी बॉडी रोटेट कर रही है। सेम इज द केस कि अगर इस बॉल के ऊपर मैं ये एक एरो अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं, आई एम श्योर कि स्ट्रेट ही है, तो इसी के गिर्द ये पूरी बॉडी जो है वो घूम रही होगी। सारे पार्टिकल्स जो है इस बॉल के वो इसी स्ट्रेट लाइन के गिर्द घूम रहे होंगे। तो ये एक मैंने इमेजनरी लाइन बनाई है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो व्हील है इसमें से भी अगर मैं एक ऐसी इमेजनरी लाइन मूव कर दूं, तो इसी लाइन के इर्द गिर्द जो है वो सारे पार्टिकल्स इसके घूम रहे होंगे। तो अब ये कैसी मोशन है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आपने स्टडी की हो स्पिनिंग, इट इज़ एक्चुअली स्पिनिंग अबाउट एन एक्सेस, और एक्सेस मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई है। तो पार्टिकल्स जो हैं किसी भी स्पिनिंग टॉप के वो एक सर्कल में घूम रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जरा इस पर अपने फोकस करना है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक सर्कल में घूम रहे हैं। तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल जो है उसकी सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अभी हमने पिछली सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा था कि गाड़ी जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक में चल रही है, हमने पार्टिकल्स की बात नहीं की थी। बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, वो इस इमेजनरी लाइन के जिसको कि हम एक्सिस कहते हैं इसके गिर्द घूम रहे हैं। सेम इज द केस कि ये भी एक्सिस है जिसके गिर्द घूम रहे हैं, और ये इसकी एक्सिस है जिसके गिर्द घूम रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई एक्सिस है क्या। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देख लें कि एक्सिस क्या है। और यहाँ पर आपके पास ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है एक्सिस का, कि डिफाइन एक्सिस। डिफाइन एक्सिस भी आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर आराम से। और अब हम एक्सिस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्सिस है क्या। अच्छा जी, एक्सिस जो है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट एंड does it possesses, एक्सिस क्या है, एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। ठीक है, तो एक्सिस क्या है, एक्सिस एक लाइन है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है। जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है ये एक इसकी एक्सिस है। अब सर्कुलर मोशन जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, वो पॉइंट जिस पर कि ये बॉडी मूव करती है वो आउटसाइड होता है बॉडी के, और रोटेटरी में क्या होता है कि ये जो पॉइंट है जिस पर एक बॉडी मूव करती है वो इसके इनसाइड होता है। ठीक है, इसके इट पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई रोटेटरी मोशन में और सर्कुलर मोशन के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंस बताएं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि द मेन डिफरेंस इज द एक्सेस। ठीक है, सर्कुलर मोशन में वो जो लाइन जिस पर बॉडी मूव कर रही है इट इज़ आउटसाइड द बॉडी। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो जो लाइन जो मूव कर रही है इट इज़ इनसाइड द बॉडी, और इसको हम एक्सेस कहते हैं। एक्सेस ऑफ रोटेशन इज इनसाइड द बॉडी। रोटेटरी मोशन के अंदर सारे पार्टिकल्स जो हैं, दूसरा पॉइंट हम बताएंगे कि सारे पार्टिकल्स जो हैं वो उसके इस एक्सिस से गिर्द घूम रहे हैं, जबकि सर्कुलर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई एम श्योर कि ये जो डिस्कशन है आपको समझ में आ गई है, आपको समझ में आ गया कि ये एक्सिस क्या होती है। ठीक है, तो एक्सिस इज एक्चुअली एन इमेजनरी लाइन, और इस इमेजनरी लाइन के गिर्द इस के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। तो लेट्स कम टू द एक्चुअल डेफिनेशन।
स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। तो एक्सिस जो है यहाँ पर एक की वर्ड है जिसको कि आपने इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब एक्सिस की अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि एक्सिस की डेफिनेशन क्या है। एक्सिस की डेफिनेशन हमने जान ली, अब हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। ऑलरेडी हम एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं। मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, स्टीयरिंग व्हील, ये भी एक रोटेटरी मोशन दिखा रहा होता है। अब मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन तो सर्कुलर है, लेकिन इसकी जो स्पिनिंग मोशन है जो वो अपने ही एक्सिस के गिर्द कर रही होती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, वो मोशन एक्चुअली रोटेटरी मोशन है, ठीक है। तो अब इसकी जो जोग्राफिकल एक्सिस पर मोशन है अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर दोनों मोशंस हैं, सर्कुलर भी और रोटेटरी भी, और आई एम श्योर कि अब आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे लास्ट टाइप की मोशन की, विच इज़ वाइब्रेटरी मोशन। तो मोशन पे जाने से पहले अगर आप थोड़ा सा कंसिडर करें कि मोशन ऑफ स्विंग, आपको भी पता है कि एक ही पार्ट के आगे पीछे की मोशन चल रही होती है। लाइक द मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम में भी आपने देखा कि ये इसकी मेन पोजीशन है, और इसी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है ये बॉडी मूव कर रही होती है। ये इसकी मेन पोजीशन है, ये वाली, और ये बॉडी इसी मेन पोजीशन के दो एक्सट्रीम में मूव करती है, ठीक है। तो ऐसी मोशन जो है वो इसके टू एंड फ्रो, इसी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो चल रही है, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अगर आप इस स्विंग को भी देखें तो स्विंग की एक तो बैलेंस पोजीशन ये है, बट ये स्विंग अपनी इस बैलेंस पोजीशन के इधर और इधर मूव करता है, तो ये भी एक मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहा है। तो ऐसी पोजीशन, ऐसी मोशन जिसमें कोई भी जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो मूव करती है अपनी मेन पोजीशन के, इज नोन एज द वाइब्रेटरी मोशन। तो आई एम श्योर कि आपको जो है मेन पोजीशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है कि मेन पोजीशन, इसी तरीके से ये जो होता है सीसॉ होता है, ये भी एक मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करता है। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया है कॉन्सेप्ट मेन पोजीशन का, कि मेन पोजीशन क्या होती है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, वो रेस्ट की दरमियान वाली जो पोजीशन होती है जो कि एक सेंट्रल एरो से शो हो रही है, दिस इज मेन पोजीशन, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो जैसे कि कंसिडर करें कि स्विंग की एग्जांपल देख लें। अच्छा, तो एग्जांपल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, पेंडुलम ऑफ क्लॉक की अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ये वाइब्रेटरी मोशन है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा सीसॉ की जो एग्जांपल है जो कि आपको नज़र आ रही है डाउन द पेज, ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है। तो इस तरीके से जो है वो हमने तीनों टाइप की जो मूवमेंट है इनको हमने डिस्कस कर लिया है, और आई एम श्योर कि अब आपको जो है वो तीनों टाइप की जो मोशन है वो समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि आपको ये चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में एज डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी डेफिनेशंस हैं इसकी, इनको अच्छे से याद कर लेना है, और कोई भी डेफिनेशन आपने एग्जाम्पल के बगैर प्रोड्यूस नहीं करनी है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, और आप जो है वो अच्छे अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के ज़रिए से मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आपको कैसा लगा है। इसके अलावा आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने लेक्चर्स को और अच्छे से बना के आपके अच्छे से गाइडेंस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आती है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से पढ़ के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इस तरह की वीडियो लेक्चर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप आराम से जो है घर बैठे इनको आप समझ सकते हैं और इनको आप अवेल कर सकते हैं, और इवन कि आप इनको फॉरवर्ड या रिवर्स करके भी आप इन चीज़ों को दोबारा से सुन सकते हैं, और आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।